दुनिया भर की कहानियों के उर्दू हिंदी तर्जुमे सुनने के लिए हमारा चैनल तर्जुमा आज ही सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। गैब्रियल गार्सिया मार्कीज की कहानी मंगल के दिन का कैलूला। तर्जुमा फारूक हसन। रेलगाड़ी रेतीले पत्थरों की मुर्तइश सुरंग में से बरामद हुई और केलों के लामुतनाही और मुतनासिब काश्त किए हुए बागों में से गुजरने लगी। हवा ज्यादा बोझल हो गई और अब उन्हें समुंदर की जानिब से आने वाली हवा का एहसास नहीं हो रहा था। धुएं का एकदम घोटने वाला झोंका गाड़ी के डब्बे के अंदर दाखिल हुआ। गाड़ी की पटरी के साथ साथ चलती हुई तंग सड़क पर कच्चे केलों से लदी बैलगाड़ियां आ जा रही थीं। सड़क से परे गैर मजरूआ जमीन पर गैर यकसा फासलों पर कायम दफ्तरों की बिजली के पंखों से आरास्ता इमारतें, सुर्ख ईंटों के मकान और बंगले दिखाई देने लगे थे, जिनमें मेजें और छोटी छोटी सफेद कुर्सियां गर्द आलूद खजूर के पौधों और गुलाब की झाड़ियों के दरमियान चबूतरों पर पड़ी हुई थी। अभी सुबह के 11 बजे थे और गर्मी शुरू नहीं हुई थी। बेहतर है कि खिड़की बंद कर दो, औरत ने कहा। तुम्हारे बालों में कालक भर जाएगी। लड़की ने कोशिश की मगर जंग की वजह से खिड़की हिल न सकी। गाड़ी के तीसरे दर्जे के डब्बे में सिर्फ ये दोनों ही मुसाफिर थीं। गाड़ी का धुआं लगातार डब्बे के अंदर आ रहा था, इसलिए लड़की खिड़की के पास से उठ गई। अपना असबाब, जिसमें खाने के सामान वाली प्लास्टिक की थैली थी और अखबार के कागजों में लिपटा हुआ एक गुलदस्ता, उसने वहीं नशिस्त पर रहने दिया और खुद खिड़की से दूर अपनी माँ के सामने वाली नशिस्त पर जाकर बैठ गई। दोनों सादा और गरीबाना मातमी लिबास पहने हुए थे। लड़की 12 साल की थी और पहली बार रेलगाड़ी का सफर कर रही थी। औरत इतनी उम्र रसीदा थी कि उसकी मां न लगती थी। उसके पपोटों पर नीली रगें उभर आई थीं। उसका जिस्म मुख्तसर, नर्म और बेढप था और लिबास किसी पादरी के जुब्बे की वजह का था। वो अपनी रीढ़ की हड्डी की टेक मजबूती से कुर्सी की पुश्त के साथ लगाकर बिल्कुल सीधी बैठी थी और गोद में उसने चमकदार नकली चमड़े का दस्ती थैला दोनों हाथों से थाम रखा था। थैले का चमड़ा कई जगह से फट रहा था। उसके चेहरे पर ऐसे मुत्तकी लोगों की सी इस्तकामत थी जो गुर्बत और तंग दस्ती के आदी हों। 12 बजे तक गर्मी शदीद हो चुकी थी। गाड़ी एक स्टेशन पर, जिसके साथ कोई कस्बा न था, पानी लेने के लिए 10 मिनट ठहरी। बाहर बागों की पुरस्रार खामोशी में साए ज्यादा वाज़ेह लग रहे थे। डब्बे के अंदर रुकी हुई हवा में कच्चे चमड़े की सी बू थी। गाड़ी ने रफ्तार न पकड़ी। वो 2 बाहम मुशाबा स्टेशनों पर रुकी, जिनके इर्द गिर्द शोख रंगों वाले लकड़ी के बने घर थे। औरत सर झुकाकर ऊँघने लगी। लड़की ने अपने जूते उतार दिए। फिर वो गुस्ल खाने में जाकर गुलदस्ते पर पानी छिड़कने लगी। जब वो अपनी नशिस्त पर वापस आई तो उसकी माँ खाना खाने के लिए उसकी मुंतजिर थी। उसने पनीर का टुकड़ा, मकई की आधी रोटी और एक बिस्किट लड़की को दिया और अपने लिए भी उतनी ही मिकदार में खाना प्लास्टिक की थैली में से निकाला। जिस वक्त वो दोनों खा रही थीं, गाड़ी ने आहिस्ता रफ्तार से लोहे का एक पुल पार किया और एक कस्बे में से गुजरी, जो कि पहले 2 कस्बों जैसा ही था। सिर्फ उसके चौक में लोगों का हुजूम इकट्ठा था। शदीद धूप में एक बैंड शगुफ्ता सी धुन बजा रहा था। कस्बे के दूसरे सिरे पर, जहां बाग खत्म होते थे, जमीन खुश्क साली के सबब तड़फ चुकी थी। औरत ने खाना खत्म किया। जूते पहन लो, उसने कहा। लड़की ने खिड़की से बाहर देखा। जहां से गाड़ी की रफ्तार तेज होना शुरू हुई थी, वहां बेआबाद जमीन के अलावा कुछ न था। ताहम उसने बिस्किट का टुकड़ा थैली में रख दिया और जल्दी से जूते पहन लिए। औरत ने उसके हाथ में कंघी थमा दी। अपने बाल भी ठीक कर लो, उसने कहा। जिस वक्त लड़की बालों में कंघी कर रही थी, गाड़ी ने सीटी बजाना शुरू कर दी। औरत ने अपनी गर्दन पर से पसीना पोंछा और उंगलियों से चेहरे पर लगी चिकनाई को साफ किया। जब लड़की बाल संवारने से फारिग हुई, गाड़ी किसी कस्बे के मज़ाफात में से गुजर रही थी। ये कस्बा पहले तमाम कस्बों से बड़ा था, मगर उन सब से ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहा था। अगर तुम्हें कुछ और करना है तो अभी कर लो, औरत ने कहा। बाद में ख्वाह प्यास से तुम्हारा दम निकल रहा हो, किसी के घर पानी का घूंट तक नहीं पीना।
और याद रखो रोना नहीं है। लड़की ने इस बात में सर हिलाया। खुश्क और गर्म हवा का झोंका, गाड़ी की सीटी और पुराने डब्बों की खटाखट के हमराह अंदर दाखिल हुआ। औरत ने प्लास्टिक की थैली में खाने की चीजें रखकर उसे तह करके अपने थैले में डाल लिया। एक लम्हे के लिए कस्बे का मुकम्मल अक्स अगस्त के उस रोशन मंगल के दिन खिड़की के शीशे में उजागर हुआ। लड़की ने गुलदस्ते को अखबार के गीले कागजों में लपेटा और खिड़की से थोड़ी दूर खड़ी होकर अपनी माँ को टिकटिकी बांध कर देखने लगी। माँ जवाबन मुस्कुराई। गाड़ी ने सीटी दी और आहिस्ता होने लगी और थोड़ी देर बाद रुक गई। स्टेशन पर कोई न था। सड़क की दूसरी जानिब बादाम के दरख्तों के साए में सिर्फ बिलियर्ड हॉल खुला था। सारा कस्बा गर्मी में तैर रहा था। गाड़ी से उतरकर उन्होंने वीरान स्टेशन को उबूर किया। स्टेशन के फर्श की टाइलें दरमियान में घास उगने से फट रही थीं। वो दोनों दूसरी जानिब सड़क की सायादार समत में चली गईं। उस वक्त तकरीबन 2 बजे का अमल था और गुनूदगी के बोझ तले दबा हुआ कस्बा कैलूला कर रहा था। दुकानें, दफ्तर, स्कूल सब 11 बजे बंद हो जाते थे और 4 बजे से पहले जब गाड़ी वापस जाती थी न खुलते थे। सिर्फ स्टेशन के सामने वाला होटल अपने बिलियर्ड हॉल और शराब खाने समेत और चौक के एक कोने में वाक़े तार घर दोपहर में खुले रहते थे। कस्बे के घर, जिनमें से ज्यादातर बनाना कंपनी के मॉडल के मुताबिक एक ही वजह के बने हुए थे, अंदर से बंद थे और उनके पर्दे गिरे हुए थे। उनमें से बाज घरों के अंदर इतनी गर्मी होती थी कि घर के बासी बाहर आंगन में बैठकर दोपहर का खाना खाया करते थे। बाकी लोग अपनी कुर्सियां बादाम के दरख्तों के साए में दीवार के साथ टिकाकर सड़क पर ही कैलूला कर लिया करते थे। बादाम के दरख्तों के पुरहिफाजत साए में चलते चलते और कैलूले में खलल डाले बगैर औरत और लड़की कस्बे में दाखिल हुई। वो सीधी पादरी के घर गईं। औरत ने अपने नाखून से घर के बाहर लोहे के जंगले को खुरचा। फिर एक लम्हा इंतजार करने के बाद दोबारा यही अमल दोहराया। अंदर बिजली का पंखा घूं घूं कर रहा था और माँ बेटी अंदर से आने वाली कदमों की आहट को भी न सुन सके। उन्होंने बमुश्किल दरवाजे की हल्की सी चरचराहट और उसके फौरन बाद की मुहतात आवाज सुनी जो जंगले के करीब से आई थी और जिसने दरियाफ्त किया था, कौन है? औरत ने जंगले के दरमियान में से घर के अंदर देखने की कोशिश की। मुझे पादरी से मिलना है, उसने कहा। वो आराम कर रहे हैं। मामला बहुत हंगामी नौयत का है। औरत की आवाज में ठहराव वाला अज़्म था। दरवाजा आवाज पैदा किए बगैर थोड़ा सा खुला और अंदर से बड़ी उम्र की एक फरबा औरत बाहर आई, जिसके चेहरे की जिल्द पीली और सर के बाल फौलाद के रंग के थे। मोटे शीशों वाली ऐनक के अकब में उसकी आंखें बहुत छोटी लग रही थीं। अंदर आ जाओ, उसने कहा और दरवाजा पूरा खोल दिया। वो कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर पुराने फूलों की बू बसी हुई थी। वो औरत उन्हें एक लकड़ी की बेंच की तरफ ले गई और बैठने का इशारा किया। लड़की तो बैठ गई, मगर माँ गैर हाजिर सी दोनों हाथों में थैले को थामे खड़ी रही। बिजली के पंखे की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घर के अंदर कोई और आवाज सुनाई न देती थी। कमरे के दूसरे सिरे पर दरवाजे में घर वाली औरत फिर नमूदार हुई। वो कह रहे हैं कि 3 बजे के बाद आना, उसने दबी जबान से कहा। अभी 5 मिनट पहले वो सोने के लिए लेटे हैं। गाड़ी 3:30 बजे वापस चली जाती है, औरत ने कहा। यह जवाब मुख्तसर था, लेकिन वसूख और खुद एतमादी से दिया गया था, और जवाब देते वक्त औरत का लहजा खुशगवार और धीमा था। घर वाली औरत पहली बार मुस्कुराई। ठीक है, उसने कहा। जब कमरे के दूसरे सिरे पर दरवाजा फिर बंद हो गया तो औरत अपनी बेटी के नजदीक बैठ गई। इंतजार का तंग सा कमरा गरीबाना मगर निहायत साफ सुथरा था। लकड़ी के एक कटहरे ने कमरे को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। कटहरे के दूसरी जानिब एक सादा सी मेज थी, जिसके मोमी मेज पोश के ऊपर एक कदीम तर्ज का टाइपराइटर गुलदान के नजदीक रखा था। जरा दूर मसीही हल्के के तमाम कवायफ रखे हुए थे। यूं लगता था जैसे किसी गैर शादीशुदा औरत ने उस दफ्तर का इंतजाम संभाल रखा हो। सामने वाला दरवाजा खुला और पादरी अपनी ऐनक के शीशे रुमाल से साफ करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ऐनक पहन लेने पर ही उसकी मुशाबहत से जाहिर हुआ
کہ دروازہ کھولنے والی عورت اس کی بہن تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ قبرستان کی کنجیاں، عورت نے جواب دیا۔ لڑکی گود میں گلدستہ سنبھالے بیٹھی تھی اور بینچ کے نیچے اس کے پیر ایک دوسرے کو قطع کر رہے تھے۔ پادری نے اس کی طرف اور پھر عورت کی طرف دیکھا اور پھر کھڑکی کی لوہے کی جالی میں سے روشن اور بادلوں سے خالی آسمان کو دیکھ کر کہا، اس گرمی میں سورج غروب ہونے کا انتظار کر لیا ہوتا۔ عورت نے آہستگی سے سر ہلایا۔ پادری کٹہرے کی دوسری جانب چلا گیا۔ وہاں الماری میں سے اس نے ایک کاپی جس پر مومی کاغذ چڑھا ہوا تھا، لکڑی کا قلمدان اور سیاہی کی دوات نکالی اور میز کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پر اتنے بال تھے کہ سر پر بالوں کی کمی کی کافی حد تک تلافی ہو رہی تھی۔ کس کی قبر پر جانا چاہتی ہو؟ پادری نے پوچھا۔ کارلوس سینتینو کی، عورت نے جواب دیا۔ کس کی؟ کارلوس سینتینو، عورت نے دہرایا۔ پادری کے پلے اب بھی کچھ نہ پڑا تھا۔ وہ چور جو پچھلے ہفتے یہاں مارا گیا تھا، عورت نے اسی لہجے میں کہا۔ میں اس کی ماں ہوں۔ پادری نے غور سے عورت کا جائزہ لیا۔ عورت نظریں جما کر پرسکون اعتماد کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، حتیٰ کہ پادری جھینپ گیا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور لکھنے لگا۔ صفحہ بھرتے بھرتے اس نے عورت سے کہا کہ اپنی شناخت کرائے۔ بغیر حیل و حجت کے عورت نے وضاحت اور تفصیل سے بات کی، جیسے کوئی لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی ہو۔ پادری کا پسینہ بہنا شروع ہو گیا۔ لڑکی نے اپنے بائیں جوتے کا بکسوا کھولا اور ایڑی جوتے میں سے نکال کر بینچ کے نیچے لگی ہوئی لکڑی پر رکھ لی، پھر دائیں پاؤں کے ساتھ یہی کیا۔ اس واقعے کا آغاز پچھلے ہفتے کے سوموار کو صبح کے وقت یہاں سے چند بلاک پرے ہوا تھا۔ بیوہ ریبیکا نے، جو عجیب اگڑم بگڑم چیزوں سے بھرے ہوئے گھر میں تنہا رہتی تھی، اس روز بوندا باندی کی آواز سے بلند باہر سے کسی کے دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ وہ اٹھی اور الماری میں سے ڈھونڈ کر ایک قدیم ریوالور نکالا، جسے کرنل اوریلیانو بوئندیا کے زمانے کے بعد سے کسی نے استعمال نہ کیا تھا۔ ریوالور لے کر اور گھر کی بتیاں جلائے بغیر وہ نشست کے کمرے میں آ گئی۔ اس کا یہ رد عمل دروازے کے تالے کے کھولے جانے کی آواز کے باعث کم اور اس دہشت کی وجہ سے زیادہ تھا جو 28 برسوں کی تنہائی نے اس کے دل میں پیدا کر دی تھی۔ اپنے ذہن میں اس نے نہ صرف دروازے کی جگہ کا بلکہ تالے کی زمین سے اونچائی کا بھی قطعی حساب لگایا اور دونوں ہاتھوں میں ریوالور پکڑ کر آنکھیں بند کر کے گھوڑا دبا دیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کوئی آتشی ہتھیار چلایا تھا۔ دھماکے کے فوراً بعد اسے جست کی چھت پر بارش کی کنمن کے سوا اور کوئی آواز نہ سنائی دی۔ پھر اسے باہر انگنائی کے سیمنٹ والے فرش پر کسی بھاری چیز کے گرنے کی آواز آئی اور کسی نے آہستہ سے، تلخی کے بغیر مگر سخت تھکے ہوئے لہجے میں ہائے ماں کے الفاظ ادا کیے۔ جو شخص اس صبح ریبیکا کے گھر کے باہر مردہ پایا گیا، اس کی ناک کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اس نے فلالین کی رنگدار دھاریوں والی قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کی پتلون روز مرہ والی تھی، جسے اس نے پیٹی کے بجائے رسی سے باندھا ہوا تھا، اور وہ ننگے پاؤں تھا۔ قصبے میں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ تو اس کا نام کارلوس سینتینو تھا؟ پادری نے لکھنے کا کام ختم کر کے کہا۔ سینتینو ایالا، عورت نے کہا۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ پادری دوبارہ الماری کی طرف چلا گیا۔ الماری کے دروازے کے اندر 2 زنگ آلود بڑی کنجیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ لڑکی نے سوچا، جیسے کہ اس کی ماں نے اپنے لڑکپن میں سوچا تھا، اور جیسے کہ پادری نے بھی کسی نہ کسی وقت سوچا ہوگا، کہ وہ حضرت پطرس کی کنجیاں ہیں۔ پادری نے کنجیوں کو کیل سے اتارا، انہیں کٹہرے پر رکھی کھلی ہوئی کاپی کے صفحے پر رکھ کر اپنی شہادت کی انگلی سے صفحے پر ایک جگہ اشارہ کیا اور عورت سے کہا، یہاں دستخط کرو۔ عورت نے تھیلے کو بغل میں دبا کر اپنا نام اس جگہ پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکی نے گلدستہ ہاتھ میں اٹھایا اور پاؤں رگڑتی ہوئی کٹہرے کے پاس آ کر ماں کو غور سے دیکھنے لگی۔ پادری نے آہ بھری، تم نے کبھی اسے سیدھے راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی؟ عورت نے دستخط ختم کرنے کے بعد پادری کو جواب دیا، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ پادری نے پہلے عورت کی طرف اور پھر لڑکی کی جانب دیکھا اور صالح تحیر کے ساتھ باور کیا
कि माँ बेटी दोनों में से किसी का आंसू बहाने का इरादा नहीं था। औरत ने उसी अंदाज में बात जारी रखी। मैंने उसे कहा था कि जो चीज किसी के खाने की हो उसे चोरी ना करे, और उसने हमेशा मेरा कहा माना। इसके बरक्स पहले जब वो मुक्केबाजी किया करता था, मार खा खा कर बेहाल हो जाने के बायस उसके 3-3 दिन बिस्तर पर गुजरते थे, और उसे अपने दांत भी तो निकलवाने पड़े थे, लड़की ने इजाफा किया। हाँ, औरत ने इत्तेफाक किया। उन दिनों मेरे हर निवाले में उस मार का जायका होता था जो मेरे बेटे ने हफ्ते की रातों को खाई होती थी। खुदा की मंशा को कौन जान सकता है, पादरी ने कहा, मगर ये उसने बगैर किसी यकीन के कहा था। कुछ तो इसलिए कि उसको जिंदगी के तजर्बे ने जरा शक में डाल दिया था, और कुछ गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। उसने उन्हें मशवरा दिया कि सरसाम से बचने के लिए अपने सरों को ढांप कर बाहर जाएं। जमाइयां लेते हुए और तकरीबन सोते सोते उसने उन्हें कार्लोस सैंतिनो की कब्र तक पहुंचने का रास्ता समझाया और कहा कि कुंजियां लौटाने के लिए वापसी पर उन्हें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं, बाहर के दरवाजे के नीचे कुंजियां रख दें, और अगर मुमकिन हो तो गिरजे के लिए नजर नियाज भी वहीं छोड़ दें। औरत ने बहुत तवज्जो से पादरी की हिदायत को सुना, लेकिन शुक्रिया अदा करते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सड़क वाला दरवाजा खोलने से पेशतर ही पादरी ने भांप लिया था कि कोई शख्स लोहे के जंगले से नाक लगाए घर के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। बाहर बहुत सारे बच्चे जमा हो गए थे। जब दरवाजा खुला तो वो सब इधर उधर हो गए। अमूमन दोपहर के उस वक्त सड़क पर कोई न होता था। आज न सिर्फ वहां बच्चे थे, बल्कि बादाम के दरख्तों के नीचे बालिगों के गिरोह भी मौजूद थे। पादरी ने गर्मी में तैरती हुई सड़क का जायजा लिया और सारी बात उसकी समझ में आ गई। उसने आहिस्तगी से दरवाजा बंद कर दिया। 1 मिनट ठहरो, उसने औरत की तरफ देखे बगैर उससे कहा। पादरी की बहन परले दरवाजे पर नमूदार हुई। उसने शब ख्वाबी के कपड़ों पर काली जैकेट पहन रखी थी और बाल शानों पर खुले छोड़े हुए थे। क्या बात है? पादरी ने उससे पूछा। लोगों को पता चल गया है, उसकी बहन ने सरगोशी की। बेहतर होगा कि तुम दोनों अंगनाई वाले दरवाजे से बाहर जाओ, पादरी ने कहा। वहां भी वही हाल है, पादरी की बहन ने कहा। सब लोग खिड़कियों में से झांक रहे हैं। उस वक्त तक बात औरत की समझ में ना आई थी। उसने लोहे के जंगले में से बाहर देखने की कोशिश की। तब उसने लड़की के हाथ से गुलदस्ता ले लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। लड़की भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। सूरज गुरूब होने तक रुक जाओ, पादरी ने मशवरा दिया। तुम पिघल जाओगी, पादरी की बहन ने कहा, जो कमरे के अकब में बेहिसो हरकत खड़ी थी। ठहरो, मैं तुम्हें अपना छाता दिए देती हूँ। नहीं शुक्रिया, औरत ने जवाब दिया। हम यूं ही ठीक हैं। उसने लड़की का हाथ थामा और दरवाजा उबूर करके सड़क पर निकल गई।